नमस्कार दोस्तों, पंचशिला एजुकेशन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हम देख लिया है भाग 1, भाग 2, भाग 3। आज हमारा विषय रहेगा भाग 4। हमारा जो संविधान है उसमें कितने भाग है? टोटल 22 भाग है, जिसमें 3 भाग हम देख लिए। आज हमारा भाग रहेगा भाग 4। संविधान का रहेगा हमारा भाग 4। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं? पहले तो ये आता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? नागरिकता का, मौलिक अधिकार का, या संघ का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में, इसमें किया गया है नीति निर्देशक तत्व का और किस चीज़ के? राज्य की। तो इस यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा यहाँ एक क्रिएट होता है कि नीति निर्देशक तत्व ये किस देश से लिए गए हैं? तो देश कौन है? देश आ जाएगा हमारा है आयरलैंड। आयरलैंड। अब क्वेश्चन इस डीपली में आ गया था क्वेश्चन एक बार कि आयरलैंड ने ये नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए थे? ये लिए थे स्पेन से। स्पेन। और यही वो देश है जहाँ से कौन चला था यात्रा करने के लिए? कोलंबस। वो किसकी यात्रा के चला था? भारत खोज की। लेकिन पहुंच जाता है वो कहाँ? अमेरिका में। और अमेरिका की खोज का श्रेय चल जाता है कोलंबस को। तो स्पेन से लिए आयरलैंड है, और आयरलैंड से किस ले लिए? इसलिए लिए भारत ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखते हैं किस अनुच्छेद शुरू होते हैं, किस अनुच्छेद खत्म होते हैं। जो मौलिक अधिकार थे वो थे हमारे 12 से लेकर 35 तक। ये था हमारा भाग 3। अब आएगा आगे 36 से लेकर 51 तक। ये आएगा हमारा भाग 4। अब देखते हैं हम भाग 4 के अनुच्छेद 36 क्या कहता है। अनुच्छेद 36 इसमें वर्णन किया गया है राज्य का। अब देखो, जब मौलिक अधिकार कर रहे थे तो इसमें हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 12 भी किस चीज़ का प्रावधान था? राज्य का ही। अब देखो, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 36 होगा और 12 भी होगा, या कोई एक और होगा, जैसे 18, 20 होगी इनमें से कोई। तो आंसर क्या मारना? 8 का 12 ही। अगर इन दोनों विधि होगी एग्जाम में कि किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो आंसर क्या जाएगा? 12 ही। तो 36 में 36 क्यों दिया? 36 में ऐसा बोला गया है कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है वही कहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगी? 36 में भी। बस ये डिफरेंस इसका। 12 में दी गई राज्य की परिभाषा, 36 में क्या बोला गया है? जो राज्य की परिभाषा 36 में 12 में दी गई है उसका इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाएगा? अनुच्छेद 36 में। और एग्जाम में आएगा कि राज्य शब्द किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद आ जाएगा 12 ही। बस अनुच्छेद 36 में इस चीज़ का प्रावधान है किसमें किसी की चर्चा की गई है? राज्य की। कि राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? अपने नागरिकों के लिए ये फैसिलिटी देनी चाहिए, उनको काम देने का अधिकार देना चाहिए। तमाम तरह के काम बताए गए हैं किसमें? भाग 4 में। 36 में की ये राज्य की चर्चा, और 37 में बोला गया है, अनुच्छेद 37 में इसमें बोला गया है जैसे अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, कहीं हमें घूमने फिरने की रोक लगाई जा रही है, तो हमारा क्या हो रहा है? मौलिक अधिकार उल्लंघन किया जा रहा है। अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत है। अगर हमें हाई कोर्ट जाना हो, अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कहीं उल्लंघन किया जा रहा हो तो हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये डिफरेंस है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का। क्या बोल जाते हैं? न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत नहीं है मतलब हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते अगर इनका हनन हो रहा हो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का। लेकिन अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा हो तो हम न्यायालय की शरण जा सकते हैं। 37 बोला कि न्याय संगत नहीं है। अब आता है 38, अनुच्छेद 38। इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है? इसमें बोला गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय प्रदान किया जाए। क्या क्या बोला गया इसमें? सामाजिक, आर्थिक और बोला गया है राजनीतिक न्याय। अगर मान लो समाज के किसी व्यक्ति के साथ
सामाजिक शोषण किया जा रहा हो या समाज से उसको प्रताड़ित किया जा रहा हो तो वो किसकी शरण में जा सकता है? राजनीतिक सत्ता में बोल नहीं जा सकता, किसकी शरण में भी। मौलिक अधिकार उल्लंघन किया जा रहा हो तो जा सकता है, लेकिन राज्य का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक नागरिक को क्या करे? सामाजिक न्याय दिलाए, आर्थिक न्याय दिलाए, राजनीतिक न्याय दिलाए। अगर राज्य ना दिला पा रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले बोला गया है कि न्याय संगत नहीं है। अगला रहा है अनुच्छेद 29। इसमें बोला गया है संसाधनों का समान वितरण। कहने का अर्थ है कि जो जितने भी नेचुरल सोर्सेज है, जैसे पानी हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, जैसे हवा ये हो जाएगा, हमारे एलपीजी गैस हो जाएगी, पेट्रोल डीजल हो जाएगा, इनके क्या होना चाहिए? समाज के रूप में उनके बराबर होना चाहिए। वितरण मतलब सबको बराबर दिया जाना चाहिए। अगर उन्होंने किसी के पास ज़्यादा दे लिया, किसी को कम रह गया, तो वो क्या रहा है? भेदभाव हो रहा है। इसके लिए राज्य ऐसे कानून बनाएगा जिसके द्वारा समाज में क्या रहे? समानता का स्तर बना रहे। जैसे मान लो किसी के पास 40 बीघा जमीन है और किसी के पास 2 बीघा जमीन है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो 40 बीघा उसके छीन कर 2 बीघे के पास दी जाए। ये तो बोलता है ऐसा कि संसाधन क्या होना चाहिए? सामाजिक वितरण होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, होगा नहीं। इसमें क्या लिखा है? होना चाहिए। सरकार करे चाहे ना करे, वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगला इसमें आता है एक और कि समान कार्य का समान वेतन। समान एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, समान कार्य का समान वेतन। अगर मान लो किसी डिपार्टमेंट में या किसी विभाग में क्या हो रही है? एक तरफ स्त्री कर रही है काम, एक तरफ पुरुष कर रहे हैं काम, एक मेल और फीमेल है। जैसे लेते हैं एजुकेशन ले लेते हैं हम, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो जितनी सैलरी पुरुषों को दी जाती है, आदमी को दी जाती है, इतनी सैलरी जाती है, मान लो 50,000 60,000 दी जाता है किसी इंसान को। तो अगर वही काम कोई महिला भी कर रही हो, कोई महिला भी उसमें डिपार्टमेंट में कोई टीचर है, तो उसको भी उतना वेतन दिया जाएगा। तो समान कार्य का समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया जाएगा? अनुच्छेद 39 में। अगर ये ना हो, जैसे मान लो महिलाओं को कम पैसे दिए जाएंगे और पुरुषों को ज़्यादा, तो ये भी क्या हो रहा है? भेदभाव को क्या कर रहा है? निमंत्रण दे रहा है। तो भेदभाव ना हो, इसलिए राज्य सरकार ने को क्या करना चाहिए? अनुच्छेद 39 के तहत क्या करना चाहिए? समान कार्य का समान वेतन। और बोला गया इसमें प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का मतलब जब औरतों क्या आती हैं हॉस्पिटल जाता है डिलीवरी टाइम के लिए, तब उसके बाद उनको तत्काल सहायता दी जानी चाहिए। प्रसूति सहायता कहाँ ये 5,000 है और कहीं ये 6,000 है। या प्रत्येक राज्य में क्या करती है? निर्भर करती है वो कितना देना चाहती हैं प्रत्येक राज्य में। तो महिलाओं को क्या करना चाहिए? प्रसूति सहायता दी जानी चाहिए। वो अलग अलग हो सकती है लेकिन हर एक राज्य की। अगर उन्होंने आपको ना मिले पैसे, तो अब ऐसे नहीं जा सकते, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते कि सर मुझे पैसे नहीं मिले, क्योंकि पहले बोला गया है कि ये क्या है? न्याय संगत नहीं है। अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रत्येक राज्य क्या करता है? कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देता ही है। और क्या बोला, किसमें बोला गया है? जो बच्चों को स्वच्छ वातावरण दिया जाना चाहिए बच्चों को। पर मैंने से ही आता है समान कार्य का समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? बच्चों को क्या मिलना चाहिए? स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। तो ये भी किसका जिम्मेदारी बनती है? राज्य सरकार की। अगला आता है मुख्य तौर पर अनुच्छेद 40। ये क्या बोलता है? बोलता है पंचायती राज। तो पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित जाएगा? 40 में। लेकिन क्वेश्चन कुछ और देते हैं घुमा कर। ये बोलता है कौन सा संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को अडॉप्ट किया गया? तो संशोधन था वो 73वां 1992 में संशोधन किया गया, जिसमें पंचायती राज को क्या किया? शामिल किया गया। लेकिन अनुच्छेद आ जाएगा 40, संशोधन आ जाएगा 73वां, साल आ जाएगा 1992। ये डिफरेंस है। उसके बाद नगर पालिका आ जाएगा अनुच्छेद 74 1992। लेकिन पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में। अगला अनुच्छेद आ जाएगा अनुच्छेद 41। इसमें बोला गया ऐसा कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वे नागरिक को क्या दें? काम दें। जैसे यूपी बिहार अलग अलग स्टेट से क्या होते हैं? मजदूर भारत में
हिमाचल में क्या करते हैं, आते हैं आजीविका कमाते हैं। अगर उनको उसी राज्य में काम मिलने का मौका दिया जाए तो क्या अपने राज्य में रहेंगे। जैसे हिमाचल के लोग वो भी अलग अलग राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। तो राज्य सरकार का क्या है, ये कर्तव्य है या ये जिम्मेदारी है कि क्या करे, वो अपने राज्य के लोगों के लिए राज्य में ही ऐसे सोर्सेज पैदा करे कि उन्हें दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे भारत से भी क्या करते हैं, विदेश में जाते हैं, तो राज्य की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों को काम दिलाएं। तो 40 में क्या बोला गया है, काम मांगने की स्वतंत्रता। कि प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो काम ना होगा तो क्या, कोई ना कोई भत्ता दिए जाना चाहिए। जैसे बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा, तो क्या हो रहा है, तो भी क्या हो रहा है, काम दिया जा रहा है। तो काम मांगने की स्वतंत्रता में किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 41 में। अब जाता है 42। इसमें बोला गया है कि जहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। इसमें बोला गया है जो वातावरण में काम कर रहे हो मजदूर, वो क्या होना चाहिए, साफ सुथरा। तो ये जिम्मेदारी भी किसकी होती है, ये भी होती है राज्य सरकार की। अगला आता है 43। इसमें बोला गया ऐसा, और किसी मजदूर से हम काम करवा रहे हैं, अगर हम उसको उसके वेतन ना दिया जाए तो वो भी क्या हो रहा है, उसके अधिकारों क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इसमें बोला गया है कि न्यूनतम वेतन तो दिया जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन, न्यूनतम वेतन। किससे हमने मजदूरी कराई तो उसको क्या न्यूनतम वेतन दिया ही जाना चाहिए। जैसे मान लो 500, 1000, 600, 700, मतलब जो न्यूनतम वेतन है वर्तमान समय में। जैसे भारतीय मनरेगा में 200 प्लस ही न्यूनतम वेतन दिया जाता है मनरेगा के तहत, तो इतना ही कि न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए जिससे हम मजदूर काम करा रहे हैं। तो इसको बेकार प्रथा की तरह तो काम बोल रहा है, वर्तमान समय पर खत्म हो गई है। आजकल क्या है, न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन वो किस अनुच्छेद के तहत, 43 अनुच्छेद के तहत दिया जाना चाहिए। और इसमें बोला गया है कि राज्य के कर्मचारी जो जनता है उनके लिए कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, इसके लिए क्या दिया जाना चाहिए, राशि दी जानी चाहिए या उनको कुछ फंड दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने कुटीर उद्योगों को स्थापना कर सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे वर्तमान समय में जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनके अंडर आते हैं राज्य सह कर्मचारी बैंक भी, ऐसा बैंक भी आता है। तो जो कमेटी बनाई गई होती है वो भी किसका एक भाग है, अनुच्छेद 43 का ही। आगे आता है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 44। इसमें बोला गया है समान नागरिक संहिता। जो कि वर्तमान समय में बहुत बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसमें बोला गया है जैसे प्रत्येक राज्य में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जब देश में कानून एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, हर एक चीज़ क्या है, जैसे पार्टी भी क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो क्या हो रहा है, इसमें बोला गया ऐसा जो जितने भी कायदे कानून है, विवाह की रस्में होती है, हिंदू धर्म में क्या 7 फेर लेते हैं, सिख धर्म में 4 फेर लेते हैं, वैसे मुस्लिम के रीति रिवाज है, इन सारे क्या होना चाहिए, इन सभी की व्यवस्था होनी चाहिए एक ही, व्यवस्था क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। क्योंकि देश एक है, कानून एक है, तो जो व्यवधान बनाए गए हैं वो भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इसमें बोला हिंदू के लिए 7 फेर लिए जाते हैं, मरणोपरांत जो भी क्रिया होती है सभी धर्मों की होनी चाहिए, एक ही होने चाहिए। तो शादी की व्यवस्था क्या है, एक है। जो तलाक का प्रोसीजर है वो भी एक ही होना चाहिए। तब तो आप सुनो 2019 में क्या होता, 3 तलाक के ऊपर चर्चा बनी हुई थी। इसका मेन कारण क्या था कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिकों का अधिकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका एक कारण है ये। अगला आता है अनुच्छेद 45। इसमें बोला गया है कि 0 से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान। एक्चुअली पहले इसमें किसका प्रावधान किया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बोला गया था इसमें पहले, लेकिन बाद में इसको 19A में डाल दिया गया, 19A में। तो एक अनुच्छेद खाली हो गया था, इसके स्थान पर इसमें बोला गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। उनके खाने पीने का, शोषण का, उनके पोषण का सारा करना चाहिए इसी के अंदर ही। इसके आधार पर तो राज्य सरकार ने क्या खोले, आंगनबाड़ी केंद्र खोले, आंगनबाड़ी, या कहाँ इसको क्या बोलते हैं, बालवाड़ी। तो जो स्कीम चली हुई है किसके अंतर्गत चली है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत चली है स्कीम। ये जगह 45 में पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष, इसको उठाकर कहाँ रख दिया है 21A। और यहाँ पर बोला गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे
का सारा पोषण होना चाहिए, उनको शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। तो किसमें बोला गया अनुच्छेद 45 में, बताओ अनुच्छेद 46 इसमें बोला गया है SC ST और दुर्गम क्षेत्र से संबंधित जितने बच्चे होंगे SC के ST के, इनके लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। अब शब्द आगे देखो चाहिए, तो करो चाहे ना करो वो क्या है, राज्य की अपनी मर्जी है। तो शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 46 के तहत। अगला जो आता है अनुच्छेद 47, इस वर्णन किया गया है नशीले पदार्थ कि जितने नशीले पदार्थ हो गए उनके ऊपर राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। वर्तमान समय में एक राज्य है हमारा बिहार, वहाँ पर क्या किया है, शराब के ऊपर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। तो वैसे ही प्रत्येक राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य में क्या करे, वो नशीले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर क्या लगाए, बैन लगाए। अगला जाएगा हमारा अनुच्छेद 48, इसमें बोला गया ऐसा कि प्रत्येक राज्य सरकार का जिम्मेदारी है कृषि पशुपालन, इसको क्या करे, वो बढ़ावा दे, कृषि को भी बढ़ावा दी। वर्तमान समय में इसका एग्जाम्पल मिलता है जैसे आजकल जो कृषि संबंधित जितने भी सामान हो, जैसे छोटे ट्रैक्टर होते हैं और जो कृषि संबंधित जितना भी सामान आता है सरकार उसमें क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो किसके अंतर्गत आ रहा है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आ रहा है वो। इसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद 49, इसमें बोला गया ऐसा कि जितनी भी राष्ट्रीय इमारतें या स्मारक है, एग्जाम्पल के लिए लाल किला और आ जाएगा ताजमहल, तो जो जिनका इतिहास महत्वपूर्ण है उन चीज़ों का क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए। किसके द्वारा, राज्य सरकार की क्या है, ये भी जिम्मेदारी है। जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला में क्या है, एक चर्च है, बहुत ही प्रसिद्ध चर्च है, मंडी का विक्टोरिया ब्रिज है, इनकी क्या अपनी हिस्ट्री अपनी इतिहास है। तो इसका क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इसको देख सके। तो ये जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, राज्य की हो जाएगी। अनुच्छेद आता अगला अनुच्छेद 50, इसमें बोला गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ये क्या होनी चाहिए, इनकी शक्तियाँ क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए इनकी शक्तियाँ। मतलब शक्तियों क्या होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, ना कि केंद्रीकरण। बोलने का सेंस अच्छी है कि जो हमारे कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में हमारे अधिकारी आ जाते हैं, जैसे हमारे CM आ जाएंगे, इसमें राज्यपाल आते हैं कार्यपालिका में, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगर इन दोनों में क्या हो, शक्तियाँ अलग अलग की जाएगी तब क्या समाज में क्या हो सकता है, एक बैलेंस बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो आपस में दोनों को क्या हो रहा है, कोई मिली भगत तो तब तो देश का विकास ही किया जा सकता है, क्योंकि इनको डर नहीं रहेगा दूसरे का। ऐसे क्या है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी गलत काम करती है तो उसका डर होता है सर्वोच्च न्यायालय का। इसलिए इनकी शक्ति क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अगला जो अधिकार है हमारा 51, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक देश या राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए अपना योगदान देगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये भारत की बात नहीं हो रही है पूरे विश्व भर में, कि पूरे विश्व में क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्थापित की जानी चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, जो सीमा है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान से बोलते कि वर्तमान समय में की लड़ाई की जानी चाहिए या कुछ बोलते हो, तो वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति उसे भंग हो जाएगी। इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 51 में कि क्या करना चाहिए, पूरे देश में क्या होना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाई रहनी चाहिए। अगर मान लो अगर देश किसी ऊपर अटैक कर देता है तो वो तीसरे विश्व युद्ध का क्या हो जाता, निमंत्रण हो जाएगा। तो उसी देश को पूरे देश विश्व कोसेगा। इसलिए तो भारत क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की कोशिश करता है। तो ये थे हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कहाँ से शुरू होते हैं, अनुच्छेद 37 लेकर 51 तक। और भाग ध्यान रखने की बात एक ही है कि भाग कौन चल जाएगा, भाग चल जाएगा भाग 4, भाग 4। और किस अनुच्छेद से लेकर क्या तक, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। इसमें किसका प्रावधान किए गए हैं, इसमें किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। जो भाग 1 था
भाग 1, ये था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद भाग 2, ये कहाँ से था, 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 ये दिया गया था 12 से लेकर 55 तक का। अगला था भाग 4, और एक कहाँ तक था, ये था 36 से लेकर 51 तक का। अब जो अगली क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी मौलिक कर्तव्य से संबंधित, जो चल जाएगा भाग 1 का, इसका भाग पार्ट है वो भाग 4 का। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।